बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। 20 मार्च 2026 के हवाले से मैं आपके सामने जहां अमेरिका का गरूर खाक में मिलता है खबर देनी है आपको, जहां पर ईरान ने अपने वो तमाम हमले स्टार्ट कर दिए हैं जो वो नहीं करना चाह रहा था। इसके अलावा मेरे पास ये खबरें भी हैं कि किस तरीके से इसराइल ने इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया है, और बहुत कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूं जो खबरें इंतहाई बड़ी होंगी आपके सामने। लेकिन इससे पहले मैं शुरू करूं, आप लोगों को मैंने आपको पोस्ट दिखाई थी, उसमें जो मुझे टीम ने कहा है थैंक्स करने के लिए, वो मैं नाम पहले ले लूं। इसमें सबसे पहला नाम है जीशान अहमद रजा, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मिस सलमा आरिफ, थैंक यू वेरी मच, टीम ने अप्रिशिएट किया है आपको भी। और फौजिया जबीन, मिस फौजिया जबीन, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, ये आपके सामने लगा हुआ है। अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो इसमें आप कर सकते हैं, ईदी देना चाहें या सपोर्ट करना चाहें, जो भी आप समझते हैं आपके लिए, वो ये तमाम रिसर्च करके ला रहे हैं। बहुत डीप इनसाइट जाकर रिसर्च होती है, तो ये वीडियो बहुत कीमती होती है। सब फॉर एग्जाम्पल, पहली जो खबर आपके सामने आती है वो ये है कि ईरान ने, आपने खबर सुन ली होगी, ईरान ने जो F-35 है उसको हिट किया है, लॉक किया है, बहुत शानदार तरीके से लॉक किया है, और वो लॉक हो गया, पकड़ा गया। जो हमें बताया गया था कि वो कभी पकड़ा नहीं जा सकता, वो रडार में नहीं आता, लेकिन ईरान के रडार में तो वो आ गया, नजर आ गया, और उसके बाद उसने हिट किया। अगर ये कोई फिल्म होती या कोई AI होता तो कभी भी अमेरिका नहीं बोलता कि मुझे हिट हुई है, लेकिन उसने कहा कि मैं लैंड कर गया हूं, ये उससे खबर चलाई है। लेकिन समझिएगा बात को कि जब भी कोई इंटरसेप्टर मारता है ना, वो पिस्तौल की गोली नहीं मारता, वो पत्थर नहीं मारता, वो मिसाइल मारता है। तो इस जेट को भी, F-35 को भी लॉक किया गया है और मिसाइल मारा गया है। मिसाइल मारने के बाद कभी भी नहीं हो सकता कि ये लैंड करे। मेरी खबर यह है कि ये सऊदी अरब में गिर गया है, सऊदी अरब में गिरा है, सऊदी अरब की जमीन पे गिरा है। ये खबर मैं आपको दे रहा हूं। अब ये खबर कब कंफर्म होती है, तो अगर कंफर्म मेरे पास हो गई तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। सऊदी अरब में इसका मलबा जो है गिर चुका है। पायलट जो है वो मरा नहीं है, ये भी मेरी खबर है, वो मरा नहीं है, मगर वो जख्मी है, क्योंकि वो जिस तरीके से भी उसको हिट लगी होगी, वो एग्जेक्ट हो गया होगा, निकल गया होगा बाहर, लेकिन बहरहाल वो मरा नहीं है। ये मेरी खबरें हैं। लेकिन इसके बाद फिर हुआ क्या, अमेरिका ने कहा कि जहाज जो है वो खैर खैरी से लैंड कर गया, मतलब दिस इज अ जोक ऑफ द ईयर। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि ये जहाज जो बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, उसके शेयर क्यों कोलैप्स हो गए, उसका ठप्पा क्यों बैठ गया, मार्केट क्यों गिरी उसकी। ये आपके सामने मैंने खबर रख दी है कि F-35 मेकर्स शेयर्स प्लेज आफ्टर ईरान स्ट्राइक। क्यों गिरे, नहीं करने चाहिए थे अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं है तो, बल्कि शेयर तो बढ़ने चाहिए था ना, कि मिसाइल खा के भी लैंड कर गया है, अंदाजा लगाइए। तो ये तो शेयर बढ़ने चाहिए थे, शेयर गिर गए। अच्छा, इसके बाद आपको दो खबरें और दे दूं इस हवाले से, और वो ये है कि नंबर 1, ये प्राइमरी रिपोर्ट्स जो आई थी उसमें ये पहला नहीं है जहाज F-35, इससे पहले भी हुआ, लेकिन वो ना तो ईरान को यकीन आया ना तो US को यकीन आया। लेकिन उस एयरक्राफ्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि जी वो बिल्कुल इसको हिट हुआ था, ईरान ने हिट किया था, बंदर अब्बास के ऊपर हिट किया था, और वो भी इनके बकौल वो UAE में लैंड कर गया, मिसाइल खा के UAE में लैंड कर गया। अब इसके बारे में मेरे इल्म नहीं है कि क्या हुआ है, ये मेरे पास कोई खबर नहीं है इसकी, लेकिन मैं जनरली बोल रहा हूं कि मिसाइल खाने के बाद किसी जहाज का लैंड करना, ये समझ से मेरी तब बाहर है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट निकालें तो वो भी कहती है कि एटलीस्ट 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब है तबाह बर्बाद करना, इन द ईरान वॉर, इंक्लूडिंग अबाउट 10 रीपर ड्रोन्स। करोड़ों रुपए के रिपर ड्रोन्स होते हैं जो भी जहाज की शक्ल के होते हैं, पैसेंजर उसमें पायलट नहीं होता, विद सेवरल अदर बैडली डैमेज इन अटैक्स ऑन एक्सीडेंट्स। ठीक हो गया जी। यहां पर उस वक्त ट्रम्प क्या कर रहा था, एक तो ये तकरीर कर रहा था अपनी, एक तो F-35 हमारा फट रहा था, और एक तरफ जापान में बैठ के ट्रम्प साहब जापानी रहनुमा से मुलाकात पर ईरान हमलों को पर्ल हार्बर से मवाजना करते हैं। अंदाजा लगाइए आपको मालूम है, जब उससे एक सहाफी ने पूछा कि आपने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, आपने अपने इत्तेहादियों को नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि सरप्राइज दिया मैंने। सरप्राइज देने में तो आप ज्यादा खुश होते हो, क्योंकि आपने हमारे पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया और आपने हमारे जनाबे वाला 2390 फौजी मार दिए थे, याद है, दैट वाज सरप्राइज। और उसके बाद हमने जो सरप्राइज दिया आपको
हिरोशिमा नागासाकी तबाह कर दिया आपका, जापान के ऊपर एटम बम मारे, दैट वाज सरप्राइज ना फॉर यू। तो ये तमाम बातें वो जापान में बैठ के बोल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो वहां पर साथ बैठी हुई खातून है, जो उनकी जो वज़ीर आज़म है उनकी जो हालत थी या उनके जो चेहरे के तासुरात थे या जिस तरीके से वो कुर्सी में बल खाती रहीं, उसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्या आप उसे कह रहे हो कि मैंने आपको जो एटम बम मारे थे मजा आया था आपको? तो मैं इसीलिए ईरान पे भी कर रहा हूं, वो भी जस्टिफाइड है, ये भी जस्टिफाइड है। मतलब जो तुमको एटम बम मारे थे वो भी जस्टिफाइड है, लेकिन उसके बाद जो कुछ ईरान ने किया वो बहुत बड़ा था और ईरान ने समझ लीजिए कि एक तकब्बुर को, एक गुरूर को खाके मिलाया। मैं मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, तमाम खलीजी ममालिक के अंदर रहने वालों को और जहां जहां पर इस टाइम ईद मनाई जा रही है, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि उनके लिए जो मुश्किलात इस टाइम पैदा हुई हैं वो खत्म हो जाएं जल्द अज जल्द। लेकिन फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में नमाज अदा नहीं कर सके और ये वाक़या 60 साल के बाद हो रहा है। यानी कि मुसलमान जब ये एतराज़ करें कि ईरान बहुत गलत कर रहा है, ईरान को नहीं करना चाहिए, वहीं पर इसराइल अगर कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर बात जरूर करें। इतनी हिम्मत जरूर होनी चाहिए कि 60 साल के बाद मस्जिद अक्सा के दरवाजे ईद पर भी नहीं खुले, रमजान में भी नहीं खुले, जुमे की नमाज के लिए भी नहीं खुले। ये मेरी मस्जिद अक्सा को बंद कर दिया गया है और वो कोई इनको बुरा नहीं लगता। ये मेरी तौहीन है, मेरे मजहब की तौहीन है जो उन्होंने की है। मस्जिद अक्सा मेरा किबला बंद कर दिया उन्होंने, ये तौहीन है मेरे मजहब की। लेकिन वहीं पर उन्होंने एक तौहीन की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, जिससे जितना मुसलमान का दिल दुखा है और हमारे दिल पे चोट लगी है, जाहिर है उतनी ही चोट जो है मुझे यकीन है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी लगी होगी। इनके ये वो वाहिद चोट होती है जो क्रिश्चियंस को और मुस्लिम को एक साथ लगती है, जब कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर बात करता है। ना हमसे बर्दाश्त होता है एक लम्हे के लिए भी, और ना ही क्रिश्चियंस को होता होगा। यहां पर ताकत के नशे में चूर नेतन्याहू ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुआखज़ा चंगेज खान से किया। उन्होंने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुआवजा किस तरह से किया है कि यसू मसीह को मंगोल शहनशाह चंगेज खान पर कोई बर्तरी नहीं थी। यानी कि वो कहते हैं कि आपको चंगेज दुनिया में अगर रहना है ना, तो आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो नहीं अपनानी चाहिए, आपको चंगेज खान की तालीमात अपनानी चाहिए। और कहता है कि यकीन जानिए हमेशा जालिम की और जाबिर की ही हुकूमत कायम रहती है। हमेशा जाबिर और जालिम ही इस दुनिया में हुकूमत कर सकता है। एक नरम, एक प्यार बांटने वाला, एक मोहब्बत बांटने वाला या अल्लाह को याद करने वाला की कोई यहां पर सुनवाई नहीं है। वो मरेगा, वो कम से कम हमारे हाथ से मरेगा। और मैं कहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे अगर ट्रंप क्रिश्चियन है तो, मुझे यकीन नहीं है, ज़ायनिस्ट तो है वो, लेकिन अगर वो क्रिश्चियन है तो उसको कम से कम कहना चाहिए कि जो आपने हरकत की है इसकी हम आपको सजा देंगे या कुछ भी बात करे। लेकिन अगर वो नहीं करता तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का ऊपर हक बनता है, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हक बनता है कि वो मिलकर आवाज उठाएं कि ये हमें बर्दाश्त नहीं है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अमेरिका जो है वो इस टाइम नेचुरली अल्लाह की तरफ से ही रुस्वा और जलील में देख रहा हूं। यानी कि जब उसको कभी बरतानिया मना नहीं करता था, फ्रांस मना नहीं करता था, जर्मनी मना नहीं करता था, आज उसको श्रीलंका ने कहा है कि हम आपको जंगी तैयारे अपने अड्डे पे उतारने भी नहीं देंगे। श्रीलंका को कोई डर नहीं है। श्रीलंका वो है जो डिफॉल्ट हुआ, श्रीलंका वो है इसका जजीरे चला गया डिफॉल्ट में, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि जी मैं आपको अड्डे नहीं दूंगा। अमेरिका ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ देख लूंगा, ये कर लूंगा। उसने कहा जो वटएवर जो आपकी मर्जी हो कर लीजिएगा। अमेरिका की पोजीशन अब वो रही नहीं है। यहां पर अमेरिका की जो पोजीशन है मैं आपको थोड़े से इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं है, मैंने कई बार की है। 35 ट्रिलियन डॉलर के नीचे ये अपने कर्जे में है। यानी कि समझ लीजिए कि 34-35 खरब डॉलर के नीचे ये आता है। और उसमें अगर आप कहते हैं कि जी कर्जा तो बहुत ज्यादा है, जी बिल्कुल बहुत ज्यादा है, तो इसमें तकरीबन 70% कर्जा जो है इसने ये अपने ही लोगों का खाया हुआ है। जिसमें अगर मैं देखता हूं ना, इसने सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट खाया हुआ है, फेडरल रिजर्व खाया हुआ है, बैंक पेंशन फंड खाए हुए हैं, म्यूचुअल फंड खाए हुए हैं, आम अमेरिकन लोगों का पैसा खाया हुआ है और उस पर ये उनको सूद दे रहा है। पीछे कुछ नहीं पैसा इनके पास, लेकिन उसका सूद दे रहा है। गवर्नमेंट खा चुकी है, 70% ये खाया है। जापान से इसने 1.1 ट्रिलियन डॉलर लिया हुआ है। चाइना से इसने 900 बिलियन डॉलर लिया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम का भी मकरूज है, लग्जमबर्ग का भी मकरूज है, कनाडा का भी मकरूज है। और ये तकरीबन अगर आप इसको हिसाब लगाएं, अगर 3% में लगाता हूं उसके ऊपर 3%, तो ये बनता है पूरे का 35
ट्रिलियन डॉलर के ऊपर 3% बनता है 1 ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर ये सूद देता है सालाना, असल वहीं खड़ा है। तो ये मुल्क जो है ये अपनी तबाही और बर्बादी की जो कहानी लिख रहा है उसमें मैं क्या ही से बात कर सकता हूं। लेकिन अमेरिका के पास पैसे की कमी रहती है, हमेशा पैसे की कमी हो जाती है, और वो बड़े मुंह से फाड़ के बोलता है 200 अरब डॉलर देना कम पड़ रहे हैं ईरान पे हमला करने के लिए। अमेरिका यूएई को पैट्रियट मिसाइल समेत 7 अरब डॉलर के हथियार फरोख्त करेगा। अब वहां पर जो पैट्रियट लगे हुए थे उन्हें क्या हुआ, सऊदी अरब में पैट्रियट लगे हुए थे उन्हें क्या हुआ, उनको उखाड़ के ले गया इसराइल में लगा दिए। भाई उनके लगे हुए थे, आपने उखाड़े क्यों? आज आप कह रहे हो कि 7 अरब डॉलर के फिर पैट्रियट ले लो, वो लगा देगा। ठीक है, तकरीबन 16 अरब 17 अरब डॉलर के आपने एडवांस में सब्सिडी पकड़ ली, कतर से पकड़ लिए, ओमान से पकड़ लिए कि 17 अरब डॉलर देना, मैं आपके लिए पेट्रोल पर लगाऊंगा। कब लगाऊंगा वो अलग बात है, मगर जब लगाऊंगा तो जब जंग होगी, कुछ होगा तो उखाड़ लूंगा और इसराइल में लगा दूंगा। तो ये जो 17 अरब डॉलर है ना, मुझे नहीं पता पेट्रोल आएंगे नहीं आएंगे, मगर उसके लिए 17 अरब की जो उम्मीद है ना वो हो गई है। बहरहाल ये जो अरब रियासतें हैं वो खौफ के मारे ये पैसा देती हैं, उनको पता है कोई पेट्रोल हमारे काम नहीं आएगा। आज कोई काम आया, उखाड़ के ले गए ना आपसे वो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं होती हैं। लेकिन बहरहाल जो अटैक्स हो रहे हैं वो इंस्टॉलेशंस के ऊपर हो रहे हैं, और पहली बार ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर भी अब हम ये स्टॉक अटैक्स देख रहे हैं, क्योंकि जो पारस के ऊपर अटैक हुआ है उसके बाद तो ये होना ही था। यूरोपीय यूनियन कहती है कि खित्ते के ममालिक के खिलाफ ईरानी फौजी हमलों की हम मजम्मत करते हैं। ठीक है, इससे पहले की एक मजम्मत आपके ऊपर पेंडिंग है। जब अमेरिका ने अपने मफाद के लिए और इसराइल ने अपने मफाद के लिए सो कॉल्ड अटैक किया ईरान के ऊपर, तो आपको उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन शायद वो मजम्मत करना आप भूल गए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप खबर पढ़ें तो यहाँ पर जो तुलसी कबार्ड है वो कहती है कि ईरान में वाशिंगटन के मकासद इसराइल के मकासद से मुख्तलिफ हैं। हम किसी और वजह से ईरान पे चढ़े हुए हैं, इसराइल किसी और वजह से बमबारी कर रहा है, हमारे मकासद सेम नहीं है। हमारा मकसद है उनकी मिसाइल इंडस्ट्री तबाह करना, वो कभी एटम बम ना बना सकें, उनको फौजी तौर पर बिल्कुल खत्म करना, और इसराइल ने ठेका लिया हुआ है उनके जो लीडरान हैं उनको मारना। इस तरीके से हमारे मकासद अलग हैं, इसको आप लोग मिक्स ना कीजिएगा। जब आपने ईरान की ऑयल रिफाइनरी, उसकी गैस रिफाइनरी पर अटैक किया, तो उसका जवाब जो है वो आना जरूरी था। और ईरान का इसराइल की ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा मिसाइल हमला, हैफा को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। ठीक है ना। यहां पर एक इसराइल ने एक और शिकायत भी की है, और वो शिकायत की है उसने अमेरिका को कि हम क्लस्टर अटैक को नहीं रोक सकते। यानी कि जब वो एक मिसाइल आता है ना तो वो आगे जाकर 70 मिसाइल में बदल जाता है। तो अगर वो 10 मारता है तो 700 बॉम्ब्स निकलते हैं, वो हम रोक नहीं पाते। तो इस जंग के अंदर क्लस्टर बम जो है वो उनके लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं, अब जो उन्होंने नए मिसाइल लॉन्च करने शुरू किए हैं, अगर टाइम मिला तो आपको मैं भी इन्फॉर्म करूंगा, तो वो और भी खतरनाक है। यहां पर मैंने आपको खबर दी थी, अगर आपको याद हो तो, जो लोग जिनको याद है वो जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि ईरान कह रहा है कि मुझे आप लोग पैसे देंगे भरपाई के, जो आप लोगों ने मेरे यहां तबाही की है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है और जो भी नुकसान किया है, इसका भरपाई देंगे। आपको मैंने कहा था कि मेरे पास खबर नहीं है, मगर अमेरिका ने ये कहा होगा कि मैं आपको पैसा कैश में नहीं दूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि मैं आप अपना पैसा पूरा कर लीजिएगा। और मैंने फौरन उस वीडियो में कहा था कि मैं आपको तेल बेचने दूंगा, तब आप उसको बेच करके अपना खर्चा नुकसान पूरा कर लीजिएगा। मैं कहां से लाऊं, मेरे पास खुद पैसा नहीं है। और उस खबर को जब मैंने आपसे कहा था, तकरीबन 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको याद है तो। उस खबर को आपने अगर सुना है तो अब आप ये खबर सुन लीजिएगा। यूएस ट्रेजरी चीफ फ्लोट पॉसिबिलिटी ऑफ लिफ्टिंग सैंक्शंस ऑन स्टैंडर्ड ईरानियन ऑयल। ठीक है, अमेरिका कह रहा है कि हम इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि ईरान के तेल की फरोख्त से पाबंदी हटा ली जाए। ठीक है, सोचिए, ईरान को 40 साल से तो तेल फरोख्त करते हुए अमेरिका की मर्जी से मैंने नहीं देखा, वो अपने हिसाब से बेचता रहता है, लेकिन नहीं देखा। लेकिन यहां पर यूएस में रिमूव सैंक्शंस ऑन ईरानियन ऑयल स्टैंडर्ड इन टैंकर्स, बेसेंट सेज। बेसेंट कह रहा है कि जी बिल्कुल ये हो सकता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपका दिमाग बनाया जा रहा है। ये खबर तो मैं आपको 3-4 दिन पहले दे चुका हूं कि ये लोग कहेंगे कि हमसे पैसे मत मांगो, लेकिन आपका नुकसान जो है वो हम आपको पूरा करके देंगे, आप खुला तेल बेचो। लेकिन उसके लिए अब मैं दोबारा खबर दे रहा हूं, टाइम फ्रेम देंगे।
ये बोलेंगे जी हम आपको 6 महीने के लिए अलाउ कर रहे हैं, हम आपको 3 महीने के लिए अलाउ कर रहे हैं, लोग ले सकते हैं इनसे ऑयल। तो मेरे हिसाब से कोई डेट आने वाली है फॉर दिस स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, यू कैन बाय ऑयल ओपनली, यू कैन बाय ऑयल विद नो सैंक्शंस एट ऑल। इंडिया फायदा उठाएगा इससे, मुझे लगता है ऐसा है। पाकिस्तान फायदा को उठाना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक जो है फायदा उठाएंगे, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं ये इस खाते में जाएंगी कि जितना आपने कमाया वो आप एडजस्ट कर लें। ये अमेरिका करने का, ये मुझे शक है। इस अंधी जंग में जिसका कोई सर पैर नहीं है, उसके लिए इकोनॉमिक्स ने भी जो फ्रेमवर्क बनाया है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर कोई खबर भी दे दूंगा आपको जो इसमें से निकल के आएगी। ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी, ठीक है ना, आपको मालूम है ना इसका असल नाम क्या है। तो ये इन्होंने कहा है कि जी ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी है, मगर इस टाइम मतलब जिस डायरेक्शन में इस जंग को लेके चल रहा है ट्रंप, बिकॉज ट्रंप इज अ होल सोल, तो उसको खुद नजर नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसको खुद नहीं पता। आप उसे सवाल करें ये जंग क्यों शुरू की, आपके मकासद क्या हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, नो आंसर, उसके पास आंसर ही नहीं है। IRGC अनलैशेस सुपर हैवी मल्टी वॉर हेड मिसाइल्स ड्यूरिंग 66 वेव, ये रात को चली है जी 66वीं वेव, और इसके अंदर पहली बार उन्होंने सुपर हैवी मल्टीपल वार हेड इस्तेमाल किए हैं, जो उन्होंने ट्रू प्रॉमिस 4 को कामयाब किया है। और उन्होंने कहा है कि जो वीडियोस आ रही हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से, मैंने देखा कि वो एक्ट करता है आसमान के ऊपर और बहुत ही झटके से वो जमीन पे गिरता है, यानी कि ये बहुत ही खतरनाक मुझे लगा। सुपर हैवी मल्टी वारहेड मिसाइल का जो मिजाज है वो बहुत सख्त है, यानी कि वो बिल्कुल एक अलग तरीके से, जिस तरह थप्पड़ मारते हैं ना अलग से, वो इस तरीके से जमीन के ऊपर आगे गिरता है। और उसके बाद आपको बता दूं मैं कि हिजबुल्लाह के साथ भी जंग जो है वो जोरों के ऊपर है। इसमें कोई शक नहीं है कि लेबनान के ऊपर बहुत नुकसान किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर भी बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप किरियात शमोना को देखें तो किरियात शमोना के लोग हमेशा हाथ जोड़ते हैं अपने नेतन्याहू के सामने कि इस जंग को खुदा के लिए रोक दीजिए, हम मुसीबत में हैं, वो रोकता नहीं है। रात को भी 4 हर्ट हो गए हैं जहां हिजबुल्लाह ने रॉकेट हिट किए किरियात शमोना के ऊपर, और उसकी वीडियोस आ रही हैं कि किस तरीके से वो भागते फिर रहे हैं और अस्पतालों की तरफ उनका रुख है। तो जख्मी भी हैं उसके अंदर और कुछ अमवात भी हुई हैं। अमवात रिपोर्ट आपको मालूम है कि वो नहीं होती हैं अक्सर औकात। जो आप लोगों की सपोर्ट मिल रही है वो अच्छी है। आप लोग इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो ये भी सपोर्ट है, लाइक करेंगे तो ये भी सपोर्ट है, अपनी ख्यालात इज़हार करेंगे तो ये भी सपोर्ट है। बाकी जिस किस्म की सपोर्ट आपसे मिल रही है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत, आज जो लोग ईद मना रहे हैं ईद मुबारक, जो लोग कई ईद मनाएंगे उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत नेक तमन्नाएं, वो अपनी चांद खैरियत से मनाएं। कोशिश करें घरों में रहें। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।